हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 22 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है फार्मर्स बिसॉटेड बाय प्रोटेस्टेशंस। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, उसके साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, साथ ही साथ इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस और अंत में इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग जैसे सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। ये व्यूअर्स, आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। किसानों के आंदोलन के संदर्भ में अनस्टॉपेबल फोर्स पैराडॉक्स के बिंब में कहें तो अचल वस्तु और अजय बल ने स्थान बदल लिया है और ठहर गया है। लेकिन जबकि सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को यह प्रस्ताव दिया कि वह 18 महीने के लिए नए कृषि कानूनों को अस्थायी रूप से स्थगित रखेगी, चूंकि एक समिति कानूनों के सार तत्वों पर किसानों और सरकार के बीच मतभेदों को दूर करने में विचाररत है, किसानों ने इस सुलह या समझौते से इनकार कर दिया है। व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से किसान संगठन कई सारे वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए जो 3 कृषि बिल थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी को ही ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया और सरकार से यह कहा कि आप और किसान संगठन मिल करके इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही साथ यहां पे ये देखने वाली बात भी है कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के जो 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, जिसमें अशोक गुलाटी जी, प्रमोद कुमार जोशी, उनके साथ अनिल घनवत शेतकारी संगठन के और भूपेंद्र सिंह मान जो कि भारतीय किसान यूनियन के एक घड़े के लीडर हैं। हालांकि सरकार ने अपने तरफ से किसानों को ये आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार अगले 18 महीने के लिए ये नए जो कृषि कानून हैं उनको स्थायी रूप से स्थगित कर रही है। हालांकि किसानों ने इस तरीके के सुलह या समझौते से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। यहां तक कि एक संकेतात्मक विरोध के रूप में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली, जिसे भारत सरकार के इस अस्थायी कानून वापसी के प्रस्ताव पर स्थगित कर दिया जाना चाहिए था, अभी भी अनावश्यक रूप से निर्धारित कार्यक्रम अनुरूप ही बनाए रखा गया है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि किसानों ने अपना जो उनका स्टेटमेंट है, उनका जो कथन है, उससे बिल्कुल भी वे टस से मस नहीं हो रहे हैं। और सरकार जब ये प्रपोजल भी ले आई कि अगले 18 महीने हम ये कृषि कानून नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बावजूद जो ट्रैक्टर रैली की बात कही गई थी जो कि 26 जनवरी को होने वाली थी, उसके शेड्यूल में, उसके कार्यक्रम में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मतलब ये साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि किसान सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मानेंगे और वो है जब सरकार इन तीनों कृषि कानून बिलों को पूरे तरीके से निरस्त करते हैं। जब समिति इस मामले पर विचार कर रही है तब भारत सरकार से यह आग्रह किया जा सकता है कि वह तब तक पंजाब और हरियाणा के प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लाभदायक फसल विविधीकरण को साकार करने के लिए स्वतंत्र कार्रवाई करें। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक जो 4 सदस्यीय कमेटी है वे किसी समाधान पर पहुंचती है, एक बीच का रास्ता निकालती है, तब तक भारत सरकार यह कर सकती है कि पंजाब और हरियाणा जैसे जो राज्य हैं जहां से काफी अच्छी हम लोगों को एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मिलती है, वहां पर विविध प्रकार की जो फसलें उगाई जा सकती हैं, उस मामले पर थोड़ी सी अपने आप को
आगे बढ़ाए, उस मामले पर थोड़ा सा कार्रवाई करें। वर्तमान परिदृश्य, किसानों से यह आग्रह किया जाता है कि वे स्वयं के विरोध प्रदर्शन से इतने अशक्त ना हो जाएं कि मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण प्रकट करने लगें। आदर्श स्थिति यह होती कि नए कृषि कानूनों के सार तत्व पर एक सर्वसम्मति का निर्माण होता, क्योंकि ये उस यथास्थिति से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं जो आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों ही आधारों पर अपरिहार्य होगा। देखिए, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, किसानों को भी लगातार इस तरीके से एडमेंट होने का कोई अधिकार नहीं है। आपको समस्या है और सरकार आपकी समस्या सुलझाने के लिए आपसे बात करने को तैयार बैठी हुई है, लेकिन आप सरकार से बात ना करके सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर अड़े रहें कि जब तक आप बिल नहीं हटाएंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे, तो ये काफी गलत रवैया शो कर रहा है। और कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में ये मान सकते हैं कि किसान अपने इस तरीके के प्रोटेस्ट को या इस तरीके के एडमेंट रवैये से एक तरीके का मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण ही प्रस्तुत करेगी। आदर्श स्थिति की यदि बात करें तो ये समझना होगा कि नए जो कृषि कानून हैं उन पर समिति जो समिति बनाई गई है 4 सदस्यीय, वह पूरे तरीके से विचार करें और एक ऐसे रास्ते को बीच में से निकाल करके लेकर के आए जो आर्थिक तौर पर और साथ ही साथ पर्यावरण के संदर्भ में दोनों ही आधारों पर बहुत ज्यादा जरूरी हो और बहुत ज्यादा सफल हो। भारत आज अपने उपभोग से अधिक अनाज का उत्पादन करता है। उस अतिरिक्त उत्पादन पर भारत बहुत अधिक व्यय करता है और भूजल में कमी लाकर और मृदा को विषाक्त बनाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारत आज की डेट में जितनी उसकी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा उत्पादन उसका करता है। हालांकि ये जो एक्स्ट्रा जो पैदावार होती है, इसके लिए जो किसान हैं हमारे, वे भूमिगत जल जो संसाधन है उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ जो सॉइल है, जो मृदा है, उसको भी पोल्यूट करते हैं। यदि एक आंकड़े की अगर हम लोग यहाँ पे बात माने और ग्राउंड वाटर क्राइसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने ये देखने की जरूरत है कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत विश्व भर में, दुनिया भर में भूजल का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई 21 बड़े शहर भारत के, ऐसा माना जा रहा है कि 2020 तक वह पूरी तरीके से वहां पे ग्राउंड वाटर भूजल खत्म हो जाएगा। इससे कम से कम 100 मिलियन लोगों के ऊपर फर्क पड़ेगा। लगभग 75% घर हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 84% जो ग्रामीण क्षेत्र में घर हैं उनके पास पाइप वाटर, जो पानी पाइप के माध्यम से आता है, उसका एक्सेस नहीं है। लगभग 70% भारत का पानी जो है वह कंटामिनेटेड है, मतलब जहरीला है। और यदि वाटर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। तो इन सब आंकड़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा और साथ ही साथ जरूरी है कि हर चीज हो, आर्थिक तौर पर भी मजबूती मिले, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचा करके रखें। इसे हमेशा वृद्धिशील समर्थन मूल्यों पर चावल और गेहूं की खुली खरीद की व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। देखिए, यदि मैं खुली खरीद की बात करूं, खुली खरीद यदि हम लोग बात करें तो इसको ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट भी होता है। ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, जितना भी किसान अपने साथ जितनी भी मात्रा में गेहूं और चावल लाता है होलसेल मंडियों में, वो सरकारी एजेंसियों को खरीदना है। हालांकि ये बात कही गई है कि ये सब कुछ जो है एक फिक्स्ड समय के भीतर में हो जाना चाहिए। किसानों को ये कहा जा रहा है कि नए कानून उनकी कीमत पर बड़ी कंपनियों को समृद्ध करने का उद्देश्य रखते हैं ना। एक चीज और जो लगातार ये बोली जा रही है वो ये है कि किसानों को हमेशा से लगातार ये कन्विंस करवाया जा रहा है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स जो आ रहे हैं, वो आने वाले समय में किसानों की समृद्धि में ही अपनी भूमिका अदा करेंगे। आगे का रास्ता, इस परिदृश्य में यह वांछनीय है कि सुधार को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, भले इसके लिए समझौता वार्ताएं एक समिति के अंदर आगे बढ़ें। भारत आज भी खाद्य तेल, फल और दालों का आयात करता है। आवश्यक यह है कि अनाज उत्पादन से बाहर निकल किसान इन फसलों और फूलों जैसे अन्य फसलों की ओर आगे बढ़ें, जिसके बाजार में वृद्धि के अधिक अवसर हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पर देखने योग्य ये है कि सभी सुधार उस स्तर पर आए जिस स्तर पर जो दोनों पक्ष हैं, दोनों, चाहे वो किसानों का पक्ष हो चाहे वो सरकार का पक्ष हो, दोनों पक्ष अपनी तरफ से पूरी तरीके से संतुष्ट हों। यदि भारत में आज हम बात करें तो भारत आज भी अपने आयात का एक बड़ा हिस्सा खाद्य तेल, फल और दालों, इन सब के रूप में आयात करता है। अब जरूरी यह है, समय आ गया है
कि हमारा जो किसान है वो अनाज उत्पादन के क्षेत्र से बाहर निकलकर इन फसलों और फूलों जैसे अन्य फसलों की ओर आगे बढ़े। और ये भी एकदम श्योर बात है कि इन सभी चीज़ों में जो बाजार है वो आने वाले समय में एक वृद्धि ही दर्ज करवाएगा। किसान नए कानूनों को एक वर्गीय निरस्त करने के अलावा किसी अन्य विषय पर बातचीत करने को तैयार नहीं दिखे और सरकार इन कानूनों के प्रवर्तन को स्थगित करने से इनकार करती रही थी। अब दोनों पक्ष जो हैं वो लगातार एक ही अपनी रट लगाए हुए हैं। किसानों से पूछे तो किसान वो कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक सूत्रीय एजेंडा है उनका कि इन सभी कानूनों को पूरे तरह से निरस्त किया जाए। हालांकि सरकार जो है वो भी अपने रवैये पे अड़ी हुई है कि इन कानूनों को किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर निरस्त नहीं किया जा सकता। अब दोनों ओर के ऐसे अड़ियल रवैये ने किसी भी समाधान को विफल कर दिया है। उम्मीद की जा सकती है कि स्थिति पर विवेकपूर्ण विचार किया जाएगा और किसान दिल्ली की अपनी घेराबंदी उठा लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ यही हम लोग मान करके चल सकते हैं कि दोनों जो पक्ष हैं उनमें थोड़ा सा विवेकशील हों और साथ ही साथ एक ऐसे सॉल्यूशन पर पहुंचें ताकि दोनों का हित जो है वो उसमें साझा सम्मिलित हो। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है कि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच जारी वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में आपके विचार से दोनों पक्षों को क्या मुख्य संदेश ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।